बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी सिमरन जिम्वाल एंड आई एम हेयर विद अनदर वीडियो। तो ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। तो बच्चा हम ये यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 2 यूनिट्स मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दी हैं, जिस पे फर्स्ट 4 चैप्टर है। तो बेसिकली ये आपका 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है जुडिशरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस चैप्टर में हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जुडिशरी बेसिकली होती क्या है? ये होते हैं हमारे कोर्ट्स। तो हमारे 3 कोर्ट होते हैं। पहला होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, आपको पता होना चाहिए। दूसरा होता है हमारा हाई कोर्ट और तीसरा होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये 3 कोर्ट हैं, आपको याद रखना है। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब रोल क्या होता है जुडिशरी का? जुडिशरी जब हम कहते हैं तो जुडिशरी का रोल क्या होता है? क्या रोल होता है कोर्ट्स का? तो कोर्ट्स जो है वो बहुत बड़े बड़े जो इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर डिसीजंस लेते हैं। इश्यूज़ जैसे कि अभी कोर्ट ने डिसाइड किया कि कोई भी टीचर किसी बच्चे को स्कूल में नहीं मारेगी। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स, दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम। जो कोई क्राइम करता है उसके लिए ये उस पर्टिकुलर इंसान को क्या करते हैं? पनिश करते हैं। तो कुछ ऐसे ही काम है जो जुडिशरी करती है। यहाँ पे आपको 3 बताए हुए हैं। सो लेट्स सी ये क्या है। फर्स्ट आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है? इसमें जो जुडिशरी है वो क्या करती है? डिस्प्यूट्स, जितने भी लड़ाइयाँ वगैरह झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करती है। कैसे? तो अब हम यहाँ पे बुक की लैंग्वेज में देखते हैं। जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन। और वो जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। 2 सिटीजन्स के बीच में भी हो सकता है, सिटीजन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं, 2 गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकते हैं। जो डिस्प्यूट है, जो झगड़े हैं, जो लड़ाइयाँ हैं इनके बीच में, वो जुडिशरी जो है वो रिजॉल्व करती है। जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है कि जब भी पार्लियामेंट ने कोई लॉ जो है वो बनाया है, अगर जुडिशरी को लग रहा है कि वो लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वायलेट करता है, तो जुडिशरी जो है वो क्या करती है? पार्लियामेंट को कह सकती है कि आप इस लॉ को क्या कर दो, ख़त्म कर दो या फिर कोई और लॉ बनाओ। तो ये जुडिशरी का रिव्यू होता है। अब होल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें क्या होता है, चलिए देखें। अब हर एक इंसान जो है, हर एक सिटीज़न जो है वो अप्रोच करता सकता है, दोनों सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। हाँ, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। अब उसकी मर्ज़ी है कि उसको हाई कोर्ट में जाना पहले या सुप्रीम कोर्ट में। उसकी ये भी मर्ज़ी है कि अगर उसको लग रहा है कि शायद ये बहुत बड़ा केस है और मुझे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तो अगर फंडामेंटल राइट किसी के वायलेट होते हैं तो पर्सन जो है वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली जा सकता है। अब आपने अपनी 7th की क्लास की बुक में देखा था, वहाँ पे एक एग्जांपल थी, वही से एग्जांपल आपको फिर से यहाँ दी हुई है। हाकिम की एग्जांपल है, जो कि एक एग्रीकल्चरल लेबर था। चलती ट्रेन से वो गिर गया और उसको इंजरी हो गई। बट जब उसको हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में यही हेयरिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट के ने हेयरिंग की 21st आर्टिकल के तहत कि जो फंडामेंटल राइट है, लोगों को जीने का हक है और उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, ये भी लोगों का हक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी वेस्ट बंगाल की, उसको कंपनसेशन देने के लिए कहा। मींस कंपनसेशन का क्या मतलब होता है? कंपनसेशन का मतलब होता है लॉस के लिए हम उनको मनी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की स्टेट को, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को कहा। अब व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या एग्जांपल दी हुई है। मान लो कि आपके घर के किसी भी सदस्य की ज़मीन जो है वो किसी पॉलिटिशियन ने या फिर किसी बड़े आदमी ने हथिया ली है और आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट में जाना है, और आप कोर्ट में जाते हैं, अपील करते हैं और कहते हैं कि इसने मेरी ज़मीन हड़प ली है, ऐसे ऐसे करके ये केस है, तो मेरे को अपना हक चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपनी ज़मीन उससे वापस चाहिए। लेकिन ये जो पॉलिटिशियन होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और ये जो जज होता है उसको क्या करता है, दबा लेता है और उसको धमकी वगैरह देता है, पैसे वगैरह देता है, मतलब खरीद लेता है जज को। और जज जो है वो कोर्ट में इसके हिस्से में क्या कर देती है, फैसला सुना देती है। तो ये चीज़ क्या हुई यहाँ पे? तो जुडिशरी ने इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं किया ना, यहाँ पे तो वो किसी के दबाव में आके काम कर रही है ना। तो यही बात है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि सारे लोगों को जो है अधिकार मिले, सब लोगों को इंसाफ मिले।
इसीलिए जब आप देखते हैं कि जो हमारे कानून होता है वो तराजू लेके खड़ा होता है और उसकी आंखों पे पट्टी होती है, क्यों? क्योंकि कानून जो है वो अंधा है, वो किसी पॉलिटिशियन को, किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी प्रेसिडेंट को, किसी मामूली इंसान को ऊंचा नीचा नहीं समझता, वह सबको एक जैसा समझता है। एक एक्सपेक्ट जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होता है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जुडिशरी के कामों में स्टेट जो है वो दखलंदाजी नहीं करेगी। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती जुडिशरी के कामकाज में। कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, जो कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं और ना ही जो गवर्नमेंट जुडिशरी है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है। अबव सेपरेशन टू वर्क वेल इट इज़ अ क्रूशियल दैट द जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद द लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, जब अपॉइंट करना होता है तो जो बाकी ब्रांचेज है, दो ब्रांचेज है, कौन? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये जो ब्रांचेज हैं इनसे भी तो इनका इंटरफेरेंस थोड़ा होता है। लेकिन जब एक बार जो जज है वो अपॉइंट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जज को रिमूव करना। इट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो कि अलाउ करती है कोर्ट्स को एक क्रूशियल रोल प्ले करने के लिए कि अगर कोई भी मिसयूज़ करता है अपनी पावर को, इधर इट इज़ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो इसको वो चेक रखना पड़ता है कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, इधर कि ये भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती। और जब भी किसी का भी फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है तो ये उसके हक के लिए लड़ती है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब स्ट्रक्चर क्या है हमारे कोर्ट्स का इंडिया में? तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स होते हैं। कौन कौन से अभी आप मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले जो लोअर लेवल पे होता है, ओनली वन दैट द एपिक लेवल जो होता है वो होता है हमारा तहसील लेवल, विच मीन्स द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस पे जो है वो छोटे मोटे केस जो हैं वो हर दिन आते रहते हैं और सुनवाई होती रहती है। हर स्टेट जो है वो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि ये स्टेट है, ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डिवाइड है और डिस्ट्रिक्ट के जो कोर्ट्स होते हैं उनका एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और लेकिन जो पूरी स्टेट है उसका भी एक हाई कोर्ट जो है वो होता होगा। एट द टॉप लेवल पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है। आपको नाम से ही पता लगा होगा, सुप्रीम कोर्ट हमारा टॉप लेवल पे जो कि दिल्ली में है। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑल अदर कोर्ट्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार वर्डिक्ट दे दी, सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग आ गई, वो बाकी तीनों मतलब कि बाकी जो दो हैं उन पे भी लागू हो जाती है। अब ये जो लेवल्स हैं, ये जो हमने 3 लेवल की बात की, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, क्या ये 3 लेवल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं? तो हाँ, ये जो तीनों लेवल हैं ये एक दूसरे के साथ क्या हैं? कनेक्टेड हैं। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या होता है? इसमें होता है द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट और बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दी, जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो गई जब, तो जो बोल दिए सुप्रीम कोर्ट ने वो जो बाकी लोअर कोर्ट्स हैं उन पे भी बाइंड हो जाता है, उन पे भी लागू हो जाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ हमें बताई है, एपीलेट सिस्टम। ये क्या होता है एपीलेट सिस्टम? इसका मतलब ये होता है कि बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट। अगर किसी को लगता है कि जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट पास की है वो हमारे फेवर में नहीं है, अगर उनको लगे कि हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी उन्होंने जो जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको सज़ा नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? लोअर कोर्ट की हियरिंग के बाद भी वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं? जा सकता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, फटाफट से मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि उन्होंने कैसे हम लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे फरवरी 1980 की बात की हुई है। लक्ष्मण जो है उसकी 20 साल की लड़की सुधा के साथ क्या होती है? शादी होती है और वो दिल्ली में रहते हैं फ्लैट में अपने भाई के साथ और अपनी फैमिली के साथ। 2 दिसंबर को सुधा की मौत हो जाती है जलने की वजह से हॉस्पिटल में। और जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं? वो ट्रायल कोर्ट में जाके कंप्लेन करते हैं, किसके खिलाफ? सुधा के इन लॉज के खिलाफ। ठीक है, उनका मानना ये होता है कि जो सुधा के इन लॉज हैं वो उनसे डॉरी मांगते थे, वो उनसे स्कूटर मांगते थे, उन बहुत सी चीज़ें, फ्रिज मांगते थे उनसे, कार मांगते थे। तो वो मतलब डॉरी के केस में हम उनको नहीं प्रोवाइड कर पाए तो इसलिए उन्होंने हमारी बेटी को मार दिया। तो उनके ही जो 2-4 नेबर थे, जो पड़ोसी थे, उनको भी उन्होंने विटनेस बॉक्स में बुलाया। विटनेस बॉक्स में मतलब कि उनको भी उन्होंने क्या किया? गवाही देने के लिए बुलाया और उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को उसकी मौत हुई। तो 1 दिसंबर को क्या हुआ? हमने रात को देखा कि जो सुधा है वो जोर से चिल्ला रही थी, उसकी साड़ी में जो है वो आग लग गई थी। तो जब हमने उसको ब्लैंकेट वगैरह से हमने उसको बुझाने की कोशिश की तो उसने हमें बताया कि उसकी सासू माँ ने उसके ऊपर केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जो होता है वो डाला और उसके पति ने उसको आग लगा दी। तो जो सुधा के मेंबर्स थे और जो नेबर्स थे उन्होंने क्या किया?
उसके इन लॉज के खिलाफ क्या कर दी, कंप्लेन दर्ज करवा दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो उनसे स्कूटर, फ्रिज, कैश, ये सब चीज़ें जो है वो मांगते थे। तो सुधा के पेरेंट्स भी ऑब्वियसली चुप नहीं बैठेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्सीडेंटली मौत हुई है, वो दूध गर्म कर रही थी कैरोसिन स्टोव पे, तो इसलिए हम उसकी डेथ हो गई है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब उन्होंने क्या बोला, जो कोर्ट ने उन्हें वर्डिक्ट दी, कोर्ट की वर्डिक्ट थी कि उन तीनों को क्या होगी, उम्र कैद की सज़ा होगी। लेकिन नवंबर 1983 में 3 एस्यूड वेंट टू द हाई कोर्ट। वो क्या करते हैं, लोअर कोर्ट से, तहसील कोर्ट से वो हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं और कहते हैं कि इसकी मौत एक्सीडेंटली हुई थी, जो मैंने अभी आपको बताया। तो लक्ष्मण, चुकंतला जो कि उसकी सास होती है, और सुभाष जो कि उसका भाई होता है, वो एक्विटेड मतलब कि बाइज्जत बरी कर दिए गए। वो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने मर्डर नहीं किया है, ये एक्सीडेंटली मर्डर हो गया है, इसका एक्सीडेंटली इसकी मौत हो गई है। तो आपने क्लास 7 की बुक में उन्होंने बोला है कि आपने क्लास 7 की बुक में देखा होगा कि कुछ वुमेन का ग्रुप जो है वो डॉवरी के अगेंस्ट जो क्या कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है। तो वही जो वुमेन्स थी, उन्होंने हाई कोर्ट में की जो जजमेंट थी उसको छोड़ के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके, मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर उनको हाई कोर्ट की, लोअर कोर्ट की या हाई कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं अच्छी लगी तो वो जाके सामने सुप्रीम कोर्ट को भी क्या कर सकती हैं, अपील कर सकती हैं। तो सामने वुमेन्स लॉयर जो थी, उन्होंने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या किया, आगे सुप्रीम कोर्ट तक वो केस ले गई। तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो मेंबर हैं, लक्ष्मण और उसकी मदर, उनको क्या होगी, उम्र कैद की सज़ा होगी, लेकिन उसके भाई को नहीं होगी, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि अगर कोई भी किसी भी लोअर हाउस की, कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की वर्डिक्ट से खुश नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके भी अपील कर सकता है, अगर वो इंसान खुद ठीक है तो। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम। अब लीगल सिस्टम की क्या डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। अब हमने इस ऊपर वाले केस में पढ़ा, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी इज अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील विद द सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉज भी होते हैं और सिविल लॉज भी होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस है। क्रिमिनल लॉ डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, हरासिंग अ वुमेन टू ब्रिंग डारी। क्रिमिनल लॉ होते हैं जब हम किसी का मर्डर करते हैं, जब हम किसी को मारते हैं, जब हम किसी को इंजरी करते हैं, जब हम किसी को हार्म पहुंचाते हैं, वो होते हैं क्रिमिनल लॉ। ठीक है, इसमें हमें सज़ा भी मिलती है। अब सिविल लॉ दूसरी तरफ क्या होते हैं, जिसमें कोई आम हार्म और इंजरी नहीं होती, बट ये थोड़ी सी डिस्प्यूट होता है, थोड़ी सी लड़ाई होती है। जैसे कि ज़मीन को लेके कोई लड़ाई हो गई, रेंट को लेके हो गई, डिवोर्स केसेस हो गए, तो ये होते हैं सिविल लॉ, जिसमें मारा मारी या खून खराबा नहीं होता। सेकेंडली यहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्या सेकंड पॉइंट जो इसका है, इट यूजुअली बींग्स विद द लोडिंग। अब इसमें हमें एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है, फिर जो है कोर्ट, पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और कोर्ट तक मामला पहुँचता है। यहाँ पे हमें वो नहीं करना पड़ता, यहाँ पे हमें पटिशन फाइल करनी पड़ती है। एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ पटिशन फाइल करेगा और फिर यहाँ पे हमें पता लगेगा। यहाँ पे सज़ा भी नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि अगर दो लोग हैं, बताती हूँ मैं, यहाँ पे ये दो लोग हैं, इनका ये ज़मीन को लेके थोड़ा मसला चलता है, तो कोर्ट क्या बताएगा, या फिर जब वो फाइल करेंगे, पटिशन फाइल करेंगे, तो वहाँ पे क्या बताएंगे, इसको मिलेगी या इसको मिलेगी। यहाँ पे किसी को सज़ा नहीं हुई, लेकिन अगर दूसरी तरफ ही क्या हो कि, एक मिनट, दूसरी तरफ ही अगर इसने जो है इसके किसी घर वाले का मर्डर किया हो, तो अगर ये इसको कोर्ट में लेके जाता है, तो इन दोनों में से किसी एक को सज़ा मिलेगी जो कि गुनहगार होगा। तो इट फाउंड गिल्टी द एस्यूड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपराधी को जेल होती है, लेकिन द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर इंस्टेंस इन केस बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। टेनेंट होता है जो कि लैंडलॉर्ड के अंदर काम करता होगा, जिसने उसके अगेंस्ट जो है वो क्या किया, पटिशन फाइल की है। तो इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया कि क्या होगा, अगर दो लोग जो गए हैं उसमें से किसी एक को ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन सज़ा नहीं होगी। यहाँ पे फाइन भी देना पड़ता है और सज़ा भी होती है। अब जो नेक्स्ट है वो है, डज एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द कोर्ट्स। तो हाँ, हर एक सिटीज़न जो है, इधर इट इज़ प्राइम मिनिस्टर या फिर एक नॉर्मल पुअर पर्सन, सारे जो है वो कोर्ट्स में जाके अपील कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम हो जाती है ना, आपको जैसे कि पता है, कोर्ट्स तो हमें जस्टिस तो प्रोवाइड करते हैं, ये तो ठीक है, हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं हमारे फंडामेंटल राइट से, लेकिन कोर्ट्स की ये जो प्रोसीजिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा लंबी और डिफ़िकल्ट होती है। किन के लिए? पुअर पीपल्स के लिए। क्योंकि अब आपको पता है कि जो लोग हैं वो दिहाड़ी लगा के, मतलब एक दिन काम करके ऐसे पैसा कमाते हैं। अगर उनको चक्कर ही लगते रहें, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहें, इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे उनको,
एफआईआर भी दर्ज करवानी है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है और इसमें बड़ी ज़्यादा पेपर वर्क और मनी जो है वो खर्च हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक पुअर पर्सन के लिए कि वो कोर्ट में जाए, फिर उसकी चक्कर काटते रहे, क्योंकि कभी-कभी 3-4 साल बाद भी वर्डिक्ट आती है, सुनवाई होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा लंबा भी चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके जो लोग एक दिन काम करके शाम को पैसे ले आते हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस रिस्पॉन्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में एक फ़ैसला लिया कि PIL होगा, विच मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। ये अलाउ करता है एनी पर्सन, कोई भी इंसान जो है किसी के बिहाफ पे भी अगर उसको लगता है कि ये इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो कोई भी इंसान आके उस बंदे के खिलाफ जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ फाइल कर सकता है। क्या पेटिशन फाइल कर सकता है और एफआईआर जो है वो दर्ज करवा सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ समझाती हूँ। अब ये है और ये इसकी वाइफ है। ये जो आदमी है और ये वाइफ है। ये आदमी अपनी वाइफ को रोज़ शाम को दारू पी के मारता है, रोज़ मारता है, रोज़ मारता है, खा कभी कभी घर से निकाल देता है। लेकिन ये औरत बेचारी क्या करेगी अकेली, ये कुछ नहीं कर सकती और ना ये कोर्ट में जा सकती। लेकिन जो इसका ये पड़ोसी है ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है और ये क्या कर इसका मन होता है कि इसको इंसाफ दिलवाऊं। पर इसको जब वो इससे बात करता है तो ये बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे घर की इज्जत की बात है, अगर मैं चली गई तो फिर मेरे परिवार की बेइज्जती होगी। तो मैं कहाँ इस मुँह रखूँगी ये। लेकिन जो ये इसका पड़ोसी होता है ये भी इसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तो यही बात आ गई कि अगर ये खुद नहीं जा रही है किसी भी रीज़न से, तो ये जो है बंदा ये भी इसके खिलाफ क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके फाइल कर सकता है इन और सिंपल लेटर देके भी वो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कोर्ट में जाके। जैसे कि आपको बहुत सी एग्जांपल्स पता होंगे, जैसे मिड डे मील की गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे बच्चों को दोपहर को खाना मिलता है ताकि बच्चे घर ना जाएं और वापस फिर वो आते भी नहीं हैं। बहुत से फोटोज़ हैं वहाँ पे। फॉर द कॉमन पर्सन असेस टू द कोर्ट इज असेस टू द जस्टिस। कॉमन पर्सन के लिए, गरीब इंसान के लिए वो ये है कि कोर्ट पहुँच गया तो भाई अब मुझे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन द कोर्ट एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कभी कभी बहुत ज़्यादा वक्त भी लग जाता है। जैसे कि आर्टिकल 21 के अंदर जो है वो राइट टू लाइफ में राइट टू फूड भी आता है, इसीलिए मिड डे मील जो है वो स्टार्ट की गई थी। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. For example, activists who work on issue confronting the right of shelter and housing for the people poor believe that the recent judgment on evictions as are a fair cry from earlier judgment. तो कभी कभी क्या होता है कि कोई जजमेंट जब कोई कोर्ट पास करता है तो कुछ लोगों को लगता है या जिन्होंने फाइल की होती है उनको लगता है कि ये जो आम इंसान है उसके अगेंस्ट है। ये जो जजमेंट आई ये आम इंसान के अगेंस्ट आई है। वाइल रीसेंट जजमेंट टेंड टू व्यू द स्लम डॉलर एज एन इंक्रोचर इन द सिटी, अर्लियर जजमेंट हैड ट्राई टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ द स्लम। अब यहाँ पे बताया है एक एग्जांपल देखिए कि कोई एक्टिविस्ट जो है वो पहले शेल्टर और हाउस, जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनके लिए क्या कर रहे थे, कोर्ट में जाके कह रहे थे कि इन सबको, गरीब लोगों को जिनको घर या फिर कि कोई शेल्टर नहीं है, जो फुटपाथ पे सोते हैं, आए दिन फुटपाथ पे रात को अंधाधुंध लोग गाड़ियाँ चलाते हैं और उनको मार कुचल के चले जाते हैं, तो इनको भी क्या होना चाहिए, घर वगैरह मिलने चाहिए। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में गए और बोला कि गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट कुछ करना चाहिए। अनदर इशू दैट अफेक्ट द कॉमन पर्सन असेस टू द जस्टिस इज इनऑर्डिनेटेड लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरी चीज़ जो क्या होती है, नंबर ऑफ ईयर्स की, कभी कभी 6-7 साल तक केस चलता रहता है और फिर बाद में बंद हो जाता है। जस्टिस डिले, तो इसीलिए ये फ्रेज़ लिखा गया है कि जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस जो है वो डिले हो रहा है, कल पे प्रोकास्टिनेट हो रहा है, इसका मतलब है कि जस्टिस मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे हमने ऊपर देखा अभी फुटपाथ वाली बात कि लोगों ने क्या किया, एक्टिविस्ट ने वहाँ पे कोर्ट में जाके अपील किया और जो जजमेंट कोर्ट ने पास की वो क्या थी, कॉमन पर्सन के अगेंस्ट थी। वैसे ही कुछ इश्यूज होते हैं जो कॉमन लोगों के जस्टिस को, जो उनका हक है उसको क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट होते हैं। जैसे कि बहुत से साल लेते हैं, फिर लोग खुद ही वापस हो जाते हैं कि भाई 6-7 साल से तो ये केस चल जा रहा है, अब क्या पूरी उम्र थोड़ी चलाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, इसी डर की वजह से जो जो उन्होंने केस चला रहे होते हैं कोर्ट में वो वापस ले लेते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस होती हैं जिनसे लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ
दिस देयर इज़ नो डिनाइंग दैट द जस्ट जो अब इन सब के बावजूद भी ये तो हम नहीं कह सकते कि जुडिशरी हमारी अच्छे से काम नहीं कर रही। जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। ये चेक रखती है लेजिस्लेचर पे, एग्जीक्यूटिव पे कि क्या वो काम कर रहे हैं या फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। The members of the Constitutional Assembly had quite correctly envisioned a system of court with an independent judiciary as the key। तो इसीलिए जो independent judiciary है ये की फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का। तो ओवरऑल इसका मतलब है कि जो हमारी जुडिशरी है इंडिया की वो इंडिपेंडेंट है, वो सबको एक जैसा मानती है, सबको एक समान मानती है। उसके आगे कोई भी हो जाए, प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई गलती की है उसको भी सज़ा मिलेगी, अगर एक आम आदमी ने कोई गलती की है उसको भी सज़ा मिलेगी। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो बिकॉज आपका ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो ये थी हमारी यूनिट 3। फर्स्ट 2 यूनिट्स जो है वो मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दी हुई हैं। तो अगर आपको फर्स्ट 4 चैप्टर जो फर्स्ट 2 यूनिट में हैं उनको पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, बताओ मुझे कैसी लगी वीडियो। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या फिर 1 मार्कर कोई भी अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज़ वीडियो। बाय, टेक केयर, सेफ रहिए घर पे।